तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, उसमें सवाल नंबर 30 तक हो चुका है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग CUT, DDU, LU और भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछता है बेसिकली, तो उसमें हम फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले चैप्टर से मैंने शुरू किया है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। फिर उसी आगे बढ़ते बढ़ते और कहते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं वैद्युत धारा वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट। लैंग्वेज इंग्लिश है कह सकते हो, लेकिन मेनली फोकस मेरा हिंदी मीडियम में है, ठीक है। हिंदी मीडियम पे ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में दोनों लिखा है। सॉल्व करते समय टर्मिनोलॉजी जो इंग्लिश में बोली जा रही है और मेनली चीज़ हमारी हिंदी में है। तब आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 30 तक हो गया था। सवाल नंबर 31 देखो क्या है, कह रहा है एक 15 ओम का प्रतिरोध एक अज्ञात प्रतिरोध R1 के साथ श्रेणी क्रम में, मतलब श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में, ठीक है, जोड़ा जाता है। तो कह रहा है यह संयोजन मीटर ब्रिज के एक अंतराल से जुड़ा होता है, जबकि दूसरे अंतराल में R2 जुड़ा होता है। संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पर होता है। जब 15 ओम को हटा दिया जाता है तो संतुलन बिंदु 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है। तो पूछा R1 का मान कितना होगा, ठीक है, R1 की वैल्यू पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं, तब धीरे आगे बढ़ते हैं। सवाल मीटर ब्रिज का है। मीटर ब्रिज का एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार करते हैं। तो अगर मीटर ब्रिज का मैं फिगर बनाऊं, अगर मीटर ब्रिज का मैं फिगर बनाऊं फटाक से, तो मीटर ब्रिज में सौ सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का एक तार होता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक। और यहाँ पर 2 गैप होते हैं, 2 गैप। इन्हीं 2 गैप में हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो कह रहा है एक गैप में 15 ओम का प्रतिरोध R1 के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो एक गैप में, एक जो गैप है यहाँ 15 ओम और R1 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। 15 ओम वाला जुड़ा हुआ है और R1 जुड़ा हुआ है एक गैप में। और दूसरे गैप में मान लो R2 जुड़ा हुआ है, R2। ऐसा किया गया है। जब ऐसा किया गया है तो कह रहा है जो नल पॉइंट है, जो शून्य बिंदु है, मिल रहा है 50 सेंटीमीटर पे। जो नल पॉइंट मिल रहा है 50 सेंटीमीटर पे, तो बाकी बचा हुआ भी 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा 100 सेंटीमीटर होता है। मीटर ब्रिज के लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तिरछा गुणा बराबर होता है, तिरछा गुणा, इधर का इसके साथ गुणा, इधर इसके साथ गुणा, तो मतलब 50 गुणे R2, 50 गुणे R2 बराबर होगा इन दोनों को। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जुड़ जाता है। R1 + 15 हो जाएगा गुणे 50 के, तिरछा गुणा बराबर कर दिए। 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है, 50 से 50 कट जाएगा। तो बचेगा R2 बराबर बचेगा R1 + 15, पहला इक्वेशन ये, ठीक। हाँ। अब कह रहा है अगर इसी मीटर ब्रिज में जब 15 ओम को हटा दिया जाता है, 15 ओम हटा दे रहे हैं, केवल R1 कर दे रहे हैं। जब 15 ओम हटा दे रहे हैं, तो मतलब केवल R1 रह रहा है केवल, तब जो संतुलन बिंदु, जो नल पॉइंट है 10 सेंटीमीटर और खसक जा रहा है, इधर खसकेगा, ठीक है, इधर खसकेगा। ये भी बात, इधर खसकेगा, क्योंकि कम कर रहे हो तो ये दूरी कम होगी, रेजिस्टेंस कम करे तो दूरी ये कम होगी, ठीक। तो 15 ओम को हटाने के बाद केवल बचेगा R1, तब ये 50 से हो जा रहा है 40। तो फिर वही फॉर्मूला, अब 15 ओम हट गया, 15 बचेगा केवल R1, फिर तिरछा गुणा बराबर करेंगे तो केवल अब R1 है, R1 गुणे, अब ये हो गया हटाने के बाद ये हो जा रहा है 40, ये हो जा रहा है 40, और जो बचेगा हो जाएगा 60, पूरा 100 होता है। तो R1 गुणे 60 बराबर होगा 40 गुणे R2 के। हमें R1 निकालना है, R1, तो R1 गुणे
0 0 कट जाएगा, 6 बराबर बचेगा 4। R2 बराबर, देखो यहाँ पहला इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन है कि R2 बराबर है R1 प्लस 15, तो यहाँ लिख दो R1 प्लस 15, तो जाएगा 2 से काट दो, ये 2 हो जाएगा 3, तो बचेगा 3R1 बराबर बचेगा 2R1 प्लस 2 अंदर गुणा कर देना है 30, तो इधर घटेगा तो R1 बराबर बचेगा 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 ओम। तो 2 बार एक ही फॉर्म लगाया कि तिरछा गुणा बराबर होता है, 2 बार एक ही फॉर्म लगाया कि तिरछा गुणा बराबर होता है। एक बार 15 और R1 को साथ में ले करके और दूसरी बार 15 को हटा करके, तो आंसर हो जाएगा 30 ओम, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 समान प्रतिरोधों को एक EMF स्रोत के साथ श्रृंखला क्रम में जोड़ने पर कुल 9 वाट की शक्ति क्षय होती है। कह रहा है ऐसे 3 रेजिस्टेंस है R। जब इसको मान लो V वोल्ट से जोड़ा जा रहा है, V वोल्ट से, तो जो पावर खर्च हो रहा है वो 9 वाट है। जब ऐसा करें तो पावर खर्च हो रहा है, P1 मान लो 9 वाट है। अब पावर होता क्या है, V² बटे R, तो V² बटे R, तो तीनों सीरीज में चले जाएगा 3R बराबर 9। यहाँ से अगर V² बराबर निकालेंगे 9 × 27 R, पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, अब कह रहा है उसी बैटरी से अगर इनको पैरेलल में जोड़ा जाए R को, R। अब अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तब पावर कितना खर्च होगा, ये सवाल है। अब अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो पावर कितना खर्च होगा, ये सवाल है। उसी बैटरी से R, तो पावर मान लो P2 है, अब मान लो पावर P2 हो गया, तो P2 तो पावर होता है V² बटे R, तो V तो वही है लेकिन अब पैरेलल में हो गया, तो जब पैरेलल में होगा तो R, तो 1/R ऐसे जोड़ेंगे। पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट सीरीज में सीधे जोड़ देते हैं। पैरेलल में 1/R, तो 3/R होगा, फिर उल्टा करेंगे R/3 होगा, R/3 यहाँ रखाएगा R/3, क्योंकि पैरेलल में 1/R जोड़ेंगे तो R/3 हो जाएगा। तो P2 जो हो जाएगा, P2 जो हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 3 V² बटे R, समीकरण नंबर दूसरा। यह P2 ही तो निकालना है, ये P2 हो जाएगा पहले में जोड़ने के बाद। और यहाँ देखो V² बराबर 27R, पहला इक्वेशन कह रहा है कि V² बराबर 27R, तो यहाँ रखेंगे 27 × R, तो R 4 कट जाएगा तो आएगा 81 वाट आंसर हो जाएगा, तो जाएगा C ऑप्शन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, त्रिज्या R की एक वृत्ताकार धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र B में इसके तल के लंबवत रखा जाता है, तो तार की परिधि में तनाव क्या होगा, ये सवाल है। ठीक, सवाल ये है, पहले सवाल समझो। मान लो कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मान लो, क्रॉस कहीं मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक करंट कैरिंग लूप रखा गया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप रखा गया है, ये मान लो ऐसे, और इसमें एक करंट I है और ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इसका रेडियस R है, कैपिटल R। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ध्यान दो, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तार पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से तार पर चुंबकीय बल आएगा। ठीक है, और उस चुंबकीय बल के कारण तार में तनाव पैदा होगा। जब इससे बल आएगा तो तार खिंचाएगा तो सिकुड़ेगा, मानते हैं यहाँ खिंचाएगा, खिंचा भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है, तो यहाँ ये मानने की खिंचा रहा है। तो इस चुंबकीय बल के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप पर चुंबकीय बल आएगा, क्योंकि हम लोग पता है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई तार रखा जाता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स आता है, तो चुंबकीय बल आएगा तो ये तार में खिंचाव होगा, खिंचाव की वजह से तनाव आएगा, तो ये तनाव पूछा है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तार का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इस तार का छोटा सा टुकड़ा मान लो ये बहुत स्मॉल है समझने के लिए,
ये छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं तार का, इतना टुकड़ा तार का छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं। ये एंगल मान लो छोटा सा डी थीटा है, डी थीटा ये एंगल है। तो इस तार का छोटा सा टुकड़ा ये लो, ठीक, इस तार का छोटा सा टुकड़ा, ऐसे छोटा सा टुकड़ा लिया। अब फिर ये एंगल है डी थीटा, तो ये लंबाई कितना होगा, ये त्रिज्या आर है। तो अगर तुम लोग को याद हो फार्मूला होता है, अगर ये एंगल थीटा है और ये आर है तो ये लंबाई होता है चाप, आर्क, आर्क बराबर चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। तो ये एंगल होगा, ये लंबाई होगा आर थीटा। तो जिसकी लंबाई होगी, इस टुकड़े की जो लंबाई होगी, इस छोटे से टुकड़े की जो लंबाई, उसको अगर मैं डी एल कहूँ तो हो जाएगा आर डी थीटा, इसकी लंबाई। ठीक, इस छोटे से टुकड़े के हिस्से की लंबाई। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं तब। अब अगर तार है तो इस तार के दोनों सिरों पर इधर भी चुंबकीय बल आएगा और इधर भी चुंबकीय बल आएगा, दोनों तरफ। सॉरी, चुंबकीय टेंशन, इधर भी टेंशन आएगा, इधर भी टेंशन आएगा, दोनों तरफ टेंशन आएगा तार में। इधर का तार भी खींचेगा, इधर का भी तार खींचेगा, दोनों तरफ टेंशन आएगा। तो इस टेंशन को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, है आर त्रिज्या हटा रहे हैं। ठीक, इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा टी साइन थीटा, डी थीटा मतलब, ऐसे ये भी होगा टी साइन। एक काम करते हैं, इसको साफ जगह पढ़ा देते हैं, चलो, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, फिगर इसमें थोड़ा क्लियर चाहिए ना, और कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है, लूप में करंट आई है और यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बी। तो इसने हमने क्या किया, इसका छोटा सा टुकड़ा लिया तार का, स्मॉल बनाने के लिए बड़ा बना रहे, लेकिन छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, ये एंगल डी थीटा मान लो, तो इस पे ऐसे टेंशन आएगा, ऐसे आएगा टी, टेंशन टी आएगा तार पे, और ये ऐसे टी आएगा, टी। तो इसको तोड़ रहे हैं तो एक इसका कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा, और ये भी कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा। ठीक, और ऊपर एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा और टी कॉस डी थीटा, बाई टू भी आएगा, बाई टू। तो ऊपर का कंपोनेंट नीचे कंपोनेंट बराबर हो जाएगा, इधर बचेगा, इधर टी साइन थीटा बाई टू, तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 टी साइन डी थीटा बाई टू बराबर। इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स यही बराबर, ये जो टेंशन वाला फोर्स है ये बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स के। अब मैग्नेटिक फोर्स होता है आई बी एल, इसकी लंबाई तभी होता है, पीछे बताया इसकी लंबाई होगी आर डी थीटा, आई बी एल। तो आई होता है, बी होता है और एल मतलब इसकी लंबाई, इसकी लंबाई होगी आर डी थीटा और फिर साइन 90 पाई बाई 2, तो साइन 90 का मान 1 होगा। तो 2 टी साइन डी थीटा बाई 2 तो आ जाएगा आई बी आर डी थीटा। अब तुम लोग को हम कई बार बताया, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम सीधे थीटा लिख देते हैं। तो जब एंगल यहाँ ये बहुत छोटा है तो ये साइन गायब हो जाएगा, क्या बचेगा डी थीटा बाई 2, तो 2 से 2 से कट जाएगा तो बचेगा इतना, बराबर हो जाएगा आई बी आर। ठीक, डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा भी कट जाएगा तो टेंशन हो जाएगा आई बी आर, ये आंसर हो जाएगा आई बी आर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आई बी आर।
स्पीड अगर फास्ट लगेगी तो वही बताना, स्लो लगेगी तो बढ़ा लेना। ये IBR, ठीक, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द मिडिल रीजन ऑफ ए सोलेनॉइड टू द एंड रीजन। कह रहा है एक प्रणालिका के मध्य क्षेत्र और अंत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात। एक अगर सोलेनॉइड है, एक अगर सोलेनॉइड है, ठीक, एक अगर सोलेनॉइड है, एक अगर प्रणालिका है, ठीक, तो प्रणालिका के बीचों बीच अगर बी अंदर बात करें, अंदर होता है म्यू नॉट एन आई, और उसके किनारे होता है, उसके किनारे, प्रणालिका के किनारे वाले क्षेत्र पे वो होता है म्यू नॉट एन आई बटे 2। तो वही मध्य क्षेत्र और अंत क्षेत्र का अनुपात पूछा है। तो अगर रेशियो लेंगे, रेशियो दोनों का अनुपात लेंगे, अंदर वाले का मतलब बी सेंटर और बी एंड वाले का अगर रेशियो लेंगे तो ऊपर 1 और नीचे 1 बटे 2 ऊपर जाएगा तो 2 अनुपात 1 आएगा, 2 अनुपात 1। ये फिर अगला सवाल नंबर 35। एक धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र किस नियम द्वारा। तो अगर तार है, तार के नीचे, तार के बगल में, ठीक है, तार के बगल में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो बी, तो बायट-सावर्ट का नियम, कूलॉम का नियम तो 2 आवेशों के बीच का बल देता है। लेंज लॉ हमें वो तो EMI में काम आता है, EMF वाले में, इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। किरचॉफ लॉ तो सर्किट को हल करने में काम आता है, ठीक है। बायट-सावर्ट का नियम ही हमें चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है, तो हो जाएगा सी। फिर अगला, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट डिपेंड्स ऑन। तो देखो कह रहा है अगर एक धारावाही तार है, एक करंट कैरिंग वायर है, एक धारावाही तार का अवयव मतलब उसका छोटा सा हिस्सा, तो इस धारावाही तार के छोटे से टुकड़े की DL, छोटे से टुकड़े की लंबाई मान लो DL है, तो DL की वजह से, इस धारावाही तार के छोटे से टुकड़े DL की वजह से dB बराबर क्या होता है, बायट-सावर्ट का नियम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो पूछा किस करंट पर निर्भर करता है, बात सही है। लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है। दूरी पर भी निर्भर करता है, ये भी बात सही। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तीनों बात सही है, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37। एक चालक में डिश धारा मतलब DC प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा निर्धारित करते हैं। कह रहा है अगर एक करंट है, ठीक है, एक तार है, उसमें करंट I है, तो इस धारा की वजह से अगर किसी तार में करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसका अगर लाइन निकालना, लाइन कैसे, तो एक तो ऐसे अंगूठा रखते हैं, ऐसे अंगूठा रखते हैं, ऐसे उंगली घुमाते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल होता है, ठीक है, ठीक। दूसरा, इस चारों ऑप्शन में लेंज का नियम नहीं काम आता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालने में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तब आता है जब मोटर में काम आता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर में काम आता है, जनरेटर में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर में करंट की दिशा निकालने में काम आता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में फोर्स का डायरेक्शन निकालने में काम आता है। तो बच्चा राइट हैंड स्क्रू रूल, पेच, हाँ पेच ऐसे घुमाओ, पेच ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर जा रहा है, जिधर करंट ऊपर जा रहा है तो पेच ऊपर घुमाएंगे, तो ऐसे है तो ऐसे ऐसे। अरे ऐसे मान लो स्क्रू है, ये मान लो स्क्रू है, ये स्क्रू है, तो करंट ऊपर जा रहा है ना, करंट ऊपर जा रहा है तो पेच को ऊपर भी ले जाओ, तो पेच ऊपर कब जाएगा, जब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, जब ऐसे घुमाएंगे, जब ऐसे घुमाएंगे तो पेच ऊपर जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगी, जिधर पेच घूमता है उधर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है, तो हो जाएगा पेच वाला। हाँ, कह रहा है अगर एक कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने का टॉर्क क्या होता है, टॉर्क M क्रॉस B होता है, M क्रॉस B। अगर एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल आगुण आता है, होता है M क्रॉस B। अगला, 200 ग्राम द्रव्यमान और 1.5 लंबाई के एक सीधे तार में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इसे एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा हवा में संतुलित किया जाता है। यदि इस तार की लंबाई 3 मीटर कर दी जाए
तो नए तार में को संतुलित करने के लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र आवश्यक होगा। कह रहा है एक तार है 1.5 मीटर का, उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। एक तार है, उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। इसको हवा में लटकाया गया है, हवा में लटक जा रहा है। हवा में तभी लटकेगा जब नीचे का फोर्स mg, जब नीचे का फोर्स mg और ऊपर का फोर्स चुंबकीय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से इसको लटकाया जा रहा है हवा में। तो हवा में तभी लटकेगा जब ऊपर का फोर्स, ठीक है, चुंबकीय बल Fb और नीचे का फोर्स mg बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी लटका हुआ है तो Fb बराबर होना चाहिए mg की, तभी लटकेगा। और Fb होता IBL साइन थीटा। तो थीटा मान लेंगे 90 ही है, जब कुछ नहीं कहा तो यही मानेंगे कि थीटा 90 है और साइन 90 का मान 1। तो IBL बराबर होना चाहिए mg के। ठीक, अब कह रहा है यदि इस तार की लंबाई 3 मीटर कर दे रहे हैं, मतलब 1.5 मीटर से 3 मीटर, लंबाई 1.5 मीटर था, लंबाई 3 मीटर कर दे रहे हैं, तो नए तार को संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र के पिछले मान का कितना होगा। तो ध्यान दो, तार की लंबाई दोगुना कर रहे हो, अगर यहाँ से b बराबर निकालो, b बराबर, तो कह रहा है अगर तार की लंबाई दोगुना कर दें तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना गुना करना पड़ेगा कि फिर बैलेंस हो जाए, क्योंकि तार दोगुना कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ से अगर b बराबर निकाले, b बैलेंस तभी होगा जब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ से b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा mg और नीचे I गुणे L। अगर देखा जाए यहाँ से दिख रहा है, ध्यान, यहाँ से दिख रहा है कि लंबाई दोगुना करोगे, अगर लंबाई को दोगुना करोगे तो b आधा हो जाएगा। लेकिन खास बात ये भी ध्यान रखोगे, लंबाई दोगुना करोगे तो तार का जो द्रव्यमान है वो भी दोगुना हो जाएगा। तार पहले 5 ग्राम था तो 10 ग्राम हो जाएगा ना। तो अगर लंबाई दोगुना करोगे तो तार का जो m है वो भी 2 गुना हो जाएगा। पहले अगर 500 ग्राम या 100 ग्राम का तार था, लंबाई जैसे दोगुना करोगे तार भी 200 ग्राम का हो जाएगा। तो यहाँ पर ख़ास बात ये है, अगर देखोगे क्या को नीचे L नीचे है, L नीचे होने का L अगर दोगुना करोगे तो b आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे L को अगर दोगुना करोगे तो m भी 2 गुना हो जाएगा। तो ऊपर भी 2 गुना, नीचे भी 2 गुना, तो 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो b में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये क्या ऑप्शन ही नहीं दिया है, दिया आधा, डबल, क्वाड्रपल, 1/4। कह रहा है इसी तार की लंबाई को, अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा और ध्यान वाली बात है, सवाल को मैंने एकदम बढ़िया से, अब यहाँ ये मान रहे हैं कि इसी तार को खींच के लंबा कर रहे हैं। ध्यान दो, मैंने ये सोचा कि कोई दूसरा तार उसको लंबा, कह रहा है इसी तार को खींच के लंबा कर रहे हैं। ध्यान दो, इसी तार को खींच के लंबा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि मतलब इस तार को लंबा तार ला रहे हैं, मतलब पहले लंबाई 1.5 मीटर थी, अब 3 मीटर का अगर तार लाएँ, अगर लंबाई 1.5 मीटर थी पहले और 3 मीटर का तार लाए दूसरा तार, तब b बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले 1.5 मीटर का तार था फिर 3 मीटर का तार लाओगे तो L भी दोगुना हो जाएगा, m भी दोगुना हो जाएगा, तो b में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अब कह रहा है इसी तार को खींच के लंबा कर रहे हैं। अगर इसी तार को खींच के लंबा कर रहे हैं मतलब m नहीं बदलेगा, 100 ग्राम का था 100 ही ग्राम रहेगा। अब लंबाई बस दोगुनी हो रही है तो b आधा हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, आधा, तो आधा ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 संभावना है, अगर उसी तार को खींच के लंबा किया जा रहा है और दूसरा तार अगर लगाया जा रहा है दुगनी लंबाई का, तो अगर दूसरा तार दुगनी लंबाई का लाएंगे तब तो मास, तो उसका द्रव्यमान भी दोगुना हो जाएगा, तो b में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, आगे सवाल नंबर 40 कह रहा है किसी स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH दे दिया, BH इतना है और इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे BH साउथ से नॉर्थ की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर है 0.4 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कहीं पर मान लो खलीलाबाद में ही है, खलीलाबाद में मैग्नेटिक फील्ड इतना है और साउथ से नॉर्थ की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। अब कह रहा है इसमें एक लंबे सीधे तार में 1 एम्पीयर की धारा दक्षिण से उत्तर जा रही है। एक तार हमारे पास, एक तार है, इसमें धारा 1 एम्पीयर जा रही है, इस तार में धारा 1 एम्पीयर जा रही है, वो भी साउथ से नॉर्थ है, तार में करंट भी साउथ से नॉर्थ है और इस तार को ला के रखा जा रहा है उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर कितना फोर्स आएगा।
तो तार पे लगने वाला जो बल होता है आई बी एल साइन थीटा। ठीक, आई दिया 1 एम्पियर, बी दे दिया 10.4 और 10 की पावर -4। एल मतलब तार की लंबाई, तो तार की लंबाई नहीं दिया, इसको रहने दो। थीटा मतलब होता है तार और बी के बीच का करंट, तो तार भी इधर ही है, अब बी भी इधर है, दोनों ये भी एस से एन है, ये भी एस से एन है, इसके बाद दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का मान 0, इसलिए पूरा बल 0 आएगा, तो कहेंगे बल 0 होगा, क्योंकि दोनों समांतर है। कैसे? दोनों समांतर, इसलिए बल 0 होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 0, डी वाला। कह रहा है एक ही तार से बने वर्गाकार लूप और वृत्ताकार लूप में समान धाराएं प्रवाहित की जाती है, तो उनके द्विध्रुव आंकड़ों का अनुपात क्या होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, तो उसका एम को कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, पूरा कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो एम का फॉर्मूला होता है NIA। ये एक वेक्टर है, स्मॉल m होता है चुंबकीय आघूर्ण, एक सदिश राशि है। इसकी अगर दिशा निकालनी है तो मान लो लूप है, अगर लूप में कोई करंट है, हर लूप का एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, अगर उसमें करंट है, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वेक्टर होता है, उसको निकालने के लिए ऐसे हाथ फेरते हैं। जैसे मैंने कह दिया इसके चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसमें ऐसे हाथ फेरते हैं तो बाहर की ओर, कहेंगे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय आघूर्ण बाहर की ओर होगा। तो कह रहा है 2 लूप है, 2 लूप, एक तार है, मान लो एक तार हमारे पास, ठीक है, एक तार है हमारे पास, ऐसे एक तार था, इसी को घुमा करके, इसी तार को घुमा करके हम स्क्वायर लूप बना रहे हैं, इसी तार को घुमा करके हम स्क्वायर लूप बना रहे हैं, इसी तार को घुमा करके हम सर्कल बना रहे हैं, इसी तार को घुमा करके। तो इसका m मान लो m1 और इसका m मान लो m2, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय आघूर्ण m1, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m2, तो दोनों का रेशियो पूछा है। तो m बराबर होता है NIA, m बराबर होता है n मतलब फेरों की संख्या, I मतलब A और I मतलब करंट, A मतलब एरिया। तो अगर यहाँ m1/m2 निकालेंगे तो ये मानेंगे दोनों में एक ही फेरा है, तो I मतलब 1 करें, n मतलब 1। जब नहीं बताया कितने फेरों की n रहने दो, फेरों की संख्या n मान लो। करंट के दोनों में सेम है, दोनों का करंट सेम है। अब ऊपर वाले का, स्क्वायर वाले का, तो स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, n नीचे भी n I है, नीचे वाले का एरिया, तो इसका होता है पाई r का स्क्वायर। तो n से n कट जाएगा, I से I कट जाएगा, तो जो बचा वो लिखते हैं। तो बचा है m1/m2 बराबर बचा है a स्क्वायर और पाई r स्क्वायर, ये बचा है। a मतलब स्क्वायर के साइड की लंबाई, अब पाई r स्क्वायर मतलब इसका एरिया, सर्कल का एरिया वाला, तो r मतलब उसका रेडियस। अब देखो तार की लंबाई मान लो l थी, जिससे लपेटा गया, मान लो वो तार l लंबाई का है, जिससे लपेटा गया वो तार मान लो l लंबाई का है। तो ये 4, इसकी लंबाई होगी 4a, तो कहेंगे 4a बराबर होगा l के। इसका लंबाई, सर्कल का लंबाई होगा 2 पाई r, सर्कल का लंबाई होगा 2 पाई r, तो कहेंगे 2 पाई r बराबर होगा l के। तो इस बगल a बराबर, तो m1/m2 लिख चल रहे हैं, m1/m2, ठीक। तो उस बगल अगर a बराबर लिखा जाए तो a बराबर होगा l/4 और उसका होल स्क्वायर, इसी में रख रहे हैं a स्क्वायर और नीचे ये पाई r का स्क्वायर, a स्क्वायर नीचे पाई r स्क्वायर में a रख रहे हैं, तो a होगा यहाँ से l/4 का स्क्वायर, पाई रहेगा r, तो r यहाँ से क्या होगा, r होगा l/2 पाई का होल स्क्वायर। तो याद दो, तो ऊपर जाएगा l/16, नीचे हो जाएगा पाई, ठीक, l/4 पाई का स्क्वायर, ठीक। तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा और नीचे वाले 4 से ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाले पाई से केवल 1 पाई बचेगा। तो जो बचा है, नीचे बचा है पाई, उस सबसे ऊपर जाएगा, और ये बचा है 4, तो पाई/4, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, फिर सवाल नंबर 41 तो हो गया। 42 कह रहा 10 ग्राम और 50 मिली कूलाम आवेश वाला एक कण 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 125 मिली टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। यदि कण लंबवत है तो कितने समय बाद वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौटेगा?
ठीक। अब ये ध्यान दो, मान लो कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है, मान लिया कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। इसमें एक कण है, ठीक है, इसके 90 डिग्री पर आया, 90 डिग्री है तो गोल गोल घूमेगा, 90 डिग्री है तो गोल गोल घूमेगा, ठीक है। 90 देखो, अगर कोई कण, अगर कोई आवेश, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो 3 तरीके की गति कर सकता है। सीधी रेखा गति कर सकता है, सीधी रेखा गति, दूसरा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कर सकता है, तीसरा कुंडलिनी गति, हेलिकल मोशन कर सकता है। सीधी रेखा गति तब करता है जब उसका वेलोसिटी, उसका वेग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, समांतर या प्रति समांतर हो तो सीधी रेखा भागेगा, ठीक है। अगर वो 90 डिग्री पर है तो सर्कल बनाएगा, सर्कल, और सर्कल का जो रेडियस होता है आर बराबर, अगर लिखा जाए सर्कल का रेडियस जो बनता है आर बराबर होता है mv/q होता है, ठीक है। और सर्कल जब करें तो एक चक्कर पूरा करने का जो समय होता है 2πm/q होता है। और जब हेलिकल गति करेगा, हेलिकल तब जब उसका एंगल 0-90 के बीच में होगा, जब चार्ज के वेलोसिटी का एंगल जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो वो हेलिकल बनेगा, हेलिक्स बनाएगा, ऐसे हेलिक्स बनाएगा। तो 3 तरह की गति करता है। तो यहाँ पर कह रहा है 90 डिग्री पर, इसलिए यहाँ पर सर्कुलर मोशन करेगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन करेगा। और कह रहा है कितने समय बाद, कह रहा है कितने समय बाद पहली बार अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट कर वापस आएगा, मतलब जहाँ शुरू किया था वहीं लौट के वापस आएगा। कितने समय बाद, ये बोल रहा है कितने समय बाद जहाँ से शुरू किया था वहीं पर लौट के वापस आ जाएगा। तो उसका आंसर होगा एक चक्कर का लगा समय, एक चक्कर में जितना समय लगेगा उतने समय बाद ही वापस वहीं लौट के आ जाएगा पहली बार। मान लो मैंने कह दिया एक चक्कर में 10 सेकंड लग रहा है तो 10 सेकंड बाद यहीं लौट के आ जाएगा, क्योंकि एक चक्कर जब पूरा हो जाएगा, जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो वहीं तो लौट के आ जाएगा। इसलिए वापस लौट के तभी आएगा जब उसके एक चक्कर का समय बीत जाएगा। और एक चक्कर का समय होता है 2πm/qb। तो यहाँ 2 रहेगा, पाई रहेगा, m दिया कितना 10 ग्राम है, 10 मिलीग्राम है, इसलिए 10⁻³ q मतलब इस पर 4 तो 50 है, वो भी मिली है इसलिए 10⁻³ अब b कितना 125 b ये दिया ना, कहाँ दिया b, हाँ 125 मिली टेस्ला, तो b दिया है 125 और मिली टेस्ला मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ गायब हो जाएगा, 10⁻³ गायब हो जाएगा। हाँ, अब जो बचा एक बार लिखो, 0 से 0 भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा 2 बचेगा, पाई बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 5 बचेगा और 125 बचेगा, ये बचेगा। अब क्या कट पीट रहा है, कुछ कटी पीट ही नहीं रहा है। कितना आंसर, लगभग, चलो लगभग वाला लेके चलते हैं। तो ये और अच्छा एक और बचेगा, 10⁻³ भी बचेगा, 10⁻³ तो 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, 2 बचेगा, पाई बचेगा, 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 5 और 125। इसी को सॉल्व करते जाओ, ये आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते जाते हैं तो हो जाएगा, और इसको किनारे लेते हैं। तो 2 बचेगा, पाई बचेगा, 10⁻³ मतलब 1000 लिख दो उसको, 1000, और नीचे 5 बचा है और 125 बचा है। अगर 5 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सीधे 25 से काटो, 25 से, तो 25 5 और 25 8, ठीक है। तो जाएगा 8 दूनी 16 पाई बटे 5, 16 पाई बटे 5, यही है। तो 16 पाई बटे 5 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। अगर मोटी मोटा निकाले, लगभग निकाला, पाई का मान अगर दिया जाए 16 × 3.14, ऑप्शन तो कोई नहीं मैच कर रहा है। पूरा करो, 16 चौके 64 के 4, हासिल बचेगा 6, 16 कम 16 6 22, 22 के 2 हासिल लगेगा 2, ठीक है। 16 3 48, 48 2 50 बटे 5। तो अगर भाग करोगे 10 सेकेंड, लगभग 10 सेकेंड,
ऊपर 50 है, उसको लगभग 50.24 है, तो लगभग 50 है, 50। तो भाग करोगे 5 से 10 सेकंड, तो 10 सेकंड वाला ऑप्शन आएगा, 10 सेकंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 हो गया। लगभग सवाल नंबर 43 कह रहा है एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो उसका पथ सीधी रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। ठीक, अब फिर कह रहा है 45 कर लेते हैं पहले। कह रहा है अगर एक धारावाही तार है, एक तार है जिसमें करंट है, एक तार है जिसमें करंट है, तो उसकी बस केवल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा होता है। करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा करता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड करता है। लेकिन अगर मूविंग चार्ज है, अगर मूविंग चार्ज मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू और ये मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर दो लूप है, एक लूप ऐसे है, एक लूप ऐसे है, एक लूप ऐसे है और एक लूप ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे एक ऐसे है और एक ऐसे है, दोनों में करंट है आई। तो लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, लूप के सेंटर पे, तो जैसे पट्ट वाला लूप है, ध्यान दो, ऐसे जो पट्ट वाला लूप है उसकी वजह से ऊपर होगा, हाथ घुमाते हैं ऐसे, तो जो पट्ट वाला लूप है उसकी वजह से ऊपर होगा, और जो ऐसे लूप है, ऐसे लूप, उसकी वजह से इधर होगा। तो एक की वजह से ऊपर होगा और दूसरी की वजह से इधर होगा बी, तो उसको मान लो B1, जो खड़िया वाला लूप है, इसकी वजह से B1 मान लिया, इसकी वजह से B2 मान लिया, तो B1 होगा लूप के सेंटर पे म्यू नॉट आई अपान 2R होता है लूप के सेंटर पे। ठीक है, और ये हो जाएगा B2 बराबर भी हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2R। तो दोनों लूप के अगर नेट जोड़ेंगे, नेट तो वेक्टर लाओ, ऐसे जोड़ते हैं, तो ये होगा। ठीक, तो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका क्या होता है, अंडर रूट में A² प्लस B²। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में A² प्लस B²। इसलिए जब यहाँ B नेट निकालेंगे तो अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो B1 का स्क्वायर मतलब वही म्यू नॉट आई अपान 2R का होल स्क्वायर, B2 का स्क्वायर फिर वही म्यू नॉट आई अपान 2R का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, तो दोनों सेम लिखा है। अगर x² प्लस x² अंडर रूट में है, ठीक है, तो x² बाहर आ जाएगा x से और रूट में 2 बच जाएगा, 2, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा। x² अगर अंडर रूट में x² लिखा है तो x² बाहर लेंगे तो यहाँ 1 और 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो 1 1 2 हो जाएगा। ऐसे ये बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2R बाहर आ जाएगा और बच जाएगा रूट में 2, तो नीचे 2 ऊपर रूट 2, ऊपर रूट 2 नीचे 2 है तो नीचे रूट 2 बच जाएगा, तो जाएगा म्यू नॉट आई अपान रूट में 2। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। और 45 डिग्री पे होगा, देखो ये 45 डिग्री पर, ये एंगल 45, क्योंकि ये दोनों बराबर है, जितना 10 अगर ये 10, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेनस बराबर होता है तो ये एंगल 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री, तो जाएगा इसका डी। ठीक, सवाल नंबर 45 तक हो गया। इसके आगे अब अगले में, और सबसे आखिरी में तुम लोग के लिए एक नोटिस और है, देख लो, ये सबसे आखिरी में। ठीक, इस पर ध्यान देंगे और कोई बात नहीं है। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करो, अपने मित्रों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। चलो, राधे राधे।